नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 खबरों में। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाइव किया था और उस लाइव पर अब विवाद होने लगा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के कई दफ्तर से अब सफाई उस मामले को लेकर आई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पहले से निर्देश ना होने की वजह से लाइव प्रसारण किया गया था। प्रसारण की वजह से अगर दिक्कत हुई है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यानी कि अपनी बात भी कही है, खेद भी प्रकट किया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की थी, बातचीत की थी और तमाम जो ऑक्सीजन उत्पादक कंपनियां हैं उनके मालिकों के साथ, एमडी, सीईओ के साथ में चर्चा की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाइव किया था और उस लाइव को लेकर अब विवाद होने लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में वर्चुअल बैठक की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने से बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। इस हालात से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केजरीवाल ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो मुख्यमंत्रियों को निर्देश दें ताकि दिल्ली तक ऑक्सीजन टैंकरों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का अनुरोध करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को सेना के जरिए सभी ऑक्सीजन प्लांट को अपने अधीन लेने चाहिए और ऑक्सीजन के हर ट्रक के साथ सेना का वाहन चलना चाहिए। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन आने वाली है उसे हवाई मार्ग या फिर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए लाया जाए। साथ ही उन्होंने ये मांग भी की है कि राज्य सरकारों को कोविड-19 के टीके केंद्र सरकार के समान कीमतों पर ही मिलने चाहिए। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट्स से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने मंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कहा कि इस वक्त इन हालातों से निपटने के लिए एक नेशनल प्लान की जरूरत है ताकि हम इन हालातों पर काबू पा सकें। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की त्रासदी लगातार बढ़ती जा रही है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रीतपाल सलूजा आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। प्रीतपाल जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो अपनी बात कही उसको लेकर लाइव भी इस दौरान उन्होंने किया, उसका काफी विवाद भी हो रहा है। सबसे पहले सर उस पर कमेंट, उसके बाद आगे की बात। देखिए, जो विवाद हो रहा है वो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात पे अगर अपनी बात रख रहे हैं वो देश से प्यार नहीं करते हैं जी। हम लोग एक राजनीतिक पार्टी है, फिर भी इस समय राजनीति से परे होकर किसी के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं तो पैर भी पकड़ रहे हैं, किसी के आगे भीख मांगनी पड़ रही है तो भीख भी मांगने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं जी। इस पर कोई अगर राजनीति कर रहा है तो बड़ा अचंभा की बात है कि इस समय राजनीति करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सलूजा साहब, नेशनल प्लान की बात कही है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने, किस तरह का नेशनल प्लान होना चाहिए? क्या दिल्ली सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई विचार विमर्श हुआ है?
देखिए, नेशनल प्लान हम लोगों ने सुझाव दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनसे ये कहा गया है कि आप जो इस समय जितने भी हमारे ऑक्सीजन के फैक्ट्रियां हैं वहां पे जो टेक ओवर कर ले, उसको टेक ओवर करने के बाद आर्मी के अंडर में कर दीजिए। हो ऐसा रहा है जैसे दिल्ली की कुछ मैट्रिक टन गैस हरियाणा से आनी होती है, कुछ और अन्य प्रदेशों से आनी होती है, उसको रास्ते में रोक दिया जाता है बलपूर्वक। तो ये अगर आर्मी के हाथ में ये चला जाएगा, ये चूंकि ये नेशनल इस समय आपदा बन गई है, ये कोई ऐसा राज्य इससे अछूता नहीं है, तो ये सभी राज्यों के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। अगर एक नेशनल प्लान हो जाएगा, आर्मी के अंडर में चला जाएगा, तो कोई भी उसको रास्ते में रोक नहीं पाएगा। जो गैस जहां पे पहुंचनी है, जिस अस्पताल में जिस समय पे, उस समय पे वो पहुंचेगी, तो मरीज को कम से कम राहत मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, वो मरेगा नहीं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे कहा है। सलूजा साहब, एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ये बातें कही गई कि बिना इजाजत के ऑक्सीजन प्राइवेट लोगों को नहीं मिलेगी, सिर्फ सरकारी जो या तो अस्पताल है उन लोगों को पहुंचेगी। अगर इस तरीके से सेना के अधीन में हो जाता है तो आपको लगता नहीं कि जो आम लोग हैं, जो प्राइवेट में जो लोग घरों पर अपने घरों पर वेंटिलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर संकट पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा जी। होम आइसोलेशन जब होता है वो गवर्नमेंट की निगाह में बिना गवर्नमेंट की इजाजत का कोई होम आइसोलेशन नहीं हो सकता। अगर किसी के घर में, मेरे मान लीजिए माता जी या मेरे पिताजी, मैं स्वयं बीमार हूँ, होम आइसोलेशन में हूँ, तो मुझको इसकी सूचना सीएमओ तक देनी होती है। तो ये कोटा अगर बनेगा, जैसे दिल्ली के अंदर इस समय 42,000 से ज्यादा होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, तो बाकायदा दिल्ली सरकार उनको ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीमीटर देती है, थर्मोमीटर देती है। थर्मोमीटर से वो अपने टेम्परेचर नापते हैं, ऑक्सीमीटर से अपना पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल को नाप के बाकायदा हमारे डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में इसको रखते हैं, बाकायदा इसको देखते रहते हैं। अगर कहीं पर भी कोई समस्या किसी पेशेंट को आती है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है। तो ऐसा कहना गलत होगा कि अगर इस तरह से हो जाएगा तो कालाबाजारी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब बाजार में वो खुले बाजार में बिकेगी नहीं, खुले बाजार में आएगी नहीं, आर्मी के अंडर में होगी, तो उसकी कालाबाजारी कहीं हो नहीं सकती। सरकार का नियंत्रण आज भी है, कल भी रहेगा। आर्मी के अंडर में जाएगी तो आर्मी बड़ा अच्छी तरह इसको काम कर सकती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत अच्छी तरह इसको निभा सकते हैं। अगर ऐसा कर ले, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा इसको। बिल्कुल। आपको याद होगा कि मई के महीने में 2020 में पहला देश का मुख्यमंत्री था जिसने ये कहा था कोरोना के साथ हम लोग को जीने की आदत डालनी पड़ेगी जी, कोरोना के बीच हमको रहना पड़ेगा, इसके बीच में ही रहकर हमको इसका हल निकालना पड़ेगा, हमको अपने अच्छे अस्पताल करने पड़ेंगे, ऑक्सीमीटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका आईसीयू बेड हो गए, इसको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमको हेल्थ का बहुत बड़ा करना पड़ेगा। तब हमारे पास 1,000 बेड हुआ करते थे दिल्ली में, आज दिल्ली के अंदर 21,000 बेड हुए हैं। आईसीयू हम बढ़ा रहे हैं, इस समय कोरोना काल का भी वहां पे कर्फ्यू चल रहा है, इस बीच हम सारे काम कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन सलूजा साहब, एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि लोगों के जहन में ये जो संदेश पहुंच रहा है कि ऑक्सीजन के जो ट्रक हैं उनको रोका जा रहा है, कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? ये उस प्रदेश के मंत्री उसको रोक रहे हैं, वहां की सरकार, और दूसरा कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। ये सरकारी कोटा होता है, ये सेंट्रल के अधीन आता है। अगर सेंट्रल के अधीन कोई चीज रोक सकता है तो वो वहां का मंत्री, वहां की सरकार रोक रही है, वो ये गलत कर रही है। इस समय हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सबको एक होके काम करना पड़ेगा। ये बार बार हम कह रहे हैं, हमारी जरूरत पड़ती है, हमारे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है दिल्ली की, तो हम उत्तर प्रदेश भेजेंगे, हम हरियाणा भेजेंगे, हम बंगाल भेजेंगे। हमको अगर दिल्ली को हरियाणा की जरूरत पड़ती है तो हरियाणा से मांगेगा। एक दूसरे के लिए हम लोग को खड़ा होना पड़ेगा, राजनीति से परे होकर। ये बार बार आम आदमी पार्टी की मांग है। आपको लगता है कि राजनीति के तौर पर यही वजह है कि लगातार ऑक्सीजन को रोका जा रहा है? उत्तर प्रदेश का नाम लिया गया, हरियाणा का नाम लिया गया उप मुख्यमंत्री के द्वारा बीते रोज। बिल्कुल ऐसा है। 2 घंटे की ऑक्सीजन दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में कम थी, जहां की सप्लाई थी, जो जितनी मैट्रिक टन वहां पे आना था वो हरियाणा से आ रही थी, उत्तर प्रदेश से आ रही थी। मोदी नगर में रोका गया, हरियाणा में रोका गया, फरीदाबाद में हमारी गैस रोक दी गई। बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे मंत्रिमंडल के लोगों ने सेंट्रल को जब गुहार लगाई तो हमारी मदद भी हुई। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सेंट्रल के मंत्रियों ने हमारी मदद की। मगर बार बार फोन करने की व्यवस्था क्यों पड़ रही है? हम रात को 12-1 बजे क्यों हम मंत्री महोदय को फोन करके कहें कि हमारी वहां पे ट्रक रोक दिया गया है? एक व्यवस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतने मैट्रिक टन हमको देती है, वो मैट्रिक टन की सब, अभी दिल्ली के अंदर 378 मैट्रिक टन पहले मिल रही थी,
अब आज की डेट में मात्र 350 मीट्रिक टन मिली है, जबकि हम बार बार मांग करें कि 700 मीट्रिक टन कर दी जाए। 480 मीट्रिक टन करने के बाद भी अभी 350 मीट्रिक टन आज की डेट में पहुंची है। दिल्ली के लोगों को मरते हुए हम नहीं देख सकते हैं। हमारी गैस अब उड़ीसा और बंगाल से आ रही है, जो 480 टन हमको मिलनी है मीट्रिक टन, जो बची हुई गैस है वो वहां से आएगी। अब कैसे आएगी आप खुद बताइए। हम ये चाह रहे हैं कि एयर लिफ्ट किया जाए, सेना की मदद ली जाए, मतलब वार स्टेज पर इसको काम किया जाए। अब ये एक खाली दिल्ली का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। इस पे एक नेशनल स्कीम बननी चाहिए, ये बार बार आम आदमी पार्टी इसकी मांग कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सलूजा साहब एक बात और हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या आपको लोगों का सहयोग मिल रहा है, केंद्र सरकार का सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार जब हम उनको फोन करते हैं, हम अपनी बात, जैसे 700 मीट्रिक टन की हम लोगों ने मांग की, 378 मीट्रिक टन दिल्ली को मिल रहा था, शुरू से कोटा था हमारा, उन्होंने बढ़ा के उसको 480 मीट्रिक टन कर तो दिया, मगर वो जो 100 मीट्रिक टन हमको जो बढ़ा हुआ मिलेगा वो उड़ीसा और बंगाल से मिलेगा। तो मदद तो मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 700 मीट्रिक टन की हमारी जरूरत है दिल्ली की। हमारे 42,000 से ज्यादा लोग जो है होम आइसोलेशन में है, उनको ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन पहुंचानी होती है। मजबूरी है कि सेंट्रल आज जो मीटिंग हुई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आपात मीटिंग ली, इस पे बहुत हम लोग हर्ष हैं। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, मदद मिल रही है मगर वो पर्याप्त नहीं है। जी, लेकिन सलूजा साहब क्या लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? क्योंकि सख्ती बढ़ा दी गई है, लोगों के सामने खाने पीने रोजगार की बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं इस तरह के आलम में, लेकिन क्या आपको उनका समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, और आप किस तरीके से लोगों की मदद कर पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह पहला लॉकडाउन हमारा दिल्ली के अंदर हुआ था जी, उस समय भी हम लोगों ने बहुत संजीदगी से, बहुत दिमाग लगा के इस पे काम किया था, जिसमें पत्रकार बंधुओं ने, मीडिया ने भी हमारा साथ दिया। हमारी कमियों को निकाला, जहां जहां हमारी कमियां थी उसको दुरुस्त किया गया। वर्तमान में 1,81,000 समथिंग लोग जो श्रमिक है जो दिल्ली के अंदर, उनके खातों में दिल्ली सरकार 5,000 डालने जा रही है। खाने के जो राशन है, रसद है, उसकी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कर दी गई है। जो हमारे सरकारी स्कूल है वहां पे भोजन की व्यवस्था कर दी गई है। हम पूरी तरह से सजग हैं। रात दिन हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने विधायक हैं, सब दिन सब सड़कों, विपक्ष भी हमारी ओर साथ दे रहा है, मगर सांसद महोदय जो दिल्ली के हैं, 7 सांसद, उनमें से एक सांसद नहीं दिख रहा, सभासद गायब है। सेंट्रल से हमको मदद मिल रही है, वो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सलूजा साहब, आखिरी कमेंट में आपका लेना चाहूंगा, संदेश आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो आपसे उम्मीद किए बैठे हैं, उन लोगों को क्या आप संदेश देंगे? मैं उनसे यही कहूंगा, वो अल्लाह को मानने वाले हों, वाहिगुरु को मानने वाले हों, जीसस को मानने वाले हों, चाहे जिस धर्म के मानने वाले, ऊपर वाले से दुआ करें। आपकी सरकार पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ी है, रात दिन खड़ी है। भीख मांगना पड़े, चोरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपके लिए दिन रात लगाकर आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करा के देगी। कृपया करके अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकले। बाहर बहुत मजबूरी निकल लो, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, अपने आप को संभाल के रखें। दिल्ली सरकार पूरी आपके लिए रात दिन खड़ी है, खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतपाल सिंह सलूजा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। क्योंकि संक्रमण का दौर है, लगातार तमाम लोग पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं कि किस तरीके से हालात पर काबू पाया जाए। ऐसे वक्त में भी आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो बदल रही है और देश के हर हिस्से की अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल वैक्सीन को लेकर के साथ साथ ऑक्सीजन को लेकर है कि क्या ऑक्सीजन सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच पाएगी। अब ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के दौरान ये विनती की है, निवेदन किया है कि जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं उन्हें सेना के अधीन कर देना चाहिए और वो ऑक्सीजन सही तरीके तक उन राज्यों तक यानी कि दिल्ली तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित किया जाए। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी बड़ी खबरों का। आपको बताएं कि देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बनी हुई है। इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की मौत हो गई। घटना के पीछे की संभावित वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर डीएस राणा ने इस बात को नकार दिया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आईसीयू में पहले ऑक्सीजन दबाव कम हो गया था, उस दौरान हम लोगों ने मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन दी थी। वहीं सर गंगाराम अस्पताल के चिकित्सक निदेशक ने कहा कि ऑक्सीजन का भंडार अगले 2 घंटे और चलेगा। वेंटिलेटर प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही है। गंभीर रूप से बीमार अन्य 60 मरीज खतरे में हैं। गंभीर संकट की आशंका है। अस्पताल के आईसीयू और आपात चिकित्सा विभाग में गैर मशीनी तरीके से वेंटिलेशन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है और एक ऑक्सीजन के एक टैंकर अस्पताल भी पहुंचाया जा चुका है, जो भंडार क्षमता को पूरा करेगा। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन का टैंकर सुबह करीब 9:20 पर अस्पताल में पहुंचा। ये खेप करीब 5 घंटे और चलेगी, जो ऑक्सीजन की खपत पर निर्भर करती है। मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने उस सप्लाई बनाई रखी, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ देते रहे, जिससे हॉस्पिटल चलता रहा। इसमें एक गलत खबर छपी है, थोड़ी सी गलत तरीके से इंटरप्रेट की जा रही है। वो थी कि ये पेशेंट जितने मर गए बिना ऑक्सीजन से मर गए, ये गलत है बिल्कुल। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई हमने सबको ऑक्सीजन दी है। जहाँ हमारा प्रेशर कभी आज नहीं कम हो, 3 दिन पहले हमारा ऑक्सीजन प्रेशर कम हो गया था आईसीयू बेड में, तब हमने उनको मैनुअली दी थी ऑक्सीजन। हमने किसी को उसकी वजह से नहीं मारने दिया था कि ऑक्सीजन नहीं मिली, आ रही है पीछे या लो प्रेशर से आ रही है, तो ये गलत है। बाकी अभी आज हमें आइनॉक्स ने इंश्योर किया था मॉर्निंग है, यदि स्टेट गवर्नमेंट उनको वो देती है एनओसी, तो 9,000 to 10,000 क्यूबिक मीटर डेली सप्लाई कर सकती है। और आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर उदित प्रकाश राय who is looking after this affair. He has signed it. और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार दिल्ली की हालत लगातार गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल में 25 लोगों की मौत, क्या वजह बताई जा रही है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की संकट बिल्कुल बना हुआ और लगातार कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की पूर्ति है, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की बात करें, हम इस वक्त भी सर गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और अब दिखाना चाहेंगे इसी अस्पताल के अंदर लगभग 25 लोगों की मौत हुई थी और कारण यही बताया गया था कि ऑक्सीजन की कमी है। मगर अस्पताल प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर अस्पताल के अंदर मौजूद है और आज भी एक टैंकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया गया है और उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की खपत थी उसको बढ़ाया जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आशंका जता रही थी कि दिल्ली के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है और लगातार और अस्पतालों के अंदर भी इसी तरीके का आलम है, क्योंकि लगातार एलएनजेपी की बात करें या आरएमएल की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी जरूर नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी नजर आ रही है और कहीं ना बेडों की कमी नजर भी आ रही है। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो बैठक की गई थी, बैठक के अंदर खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा कि उनके दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए। मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं आज सुबह ही इस कैसे अस्पताल के अंदर सर गंगाराम अस्पताल के अंदर एक कंटेनर भिजाया गया था जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन दी गई है अस्पताल को। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें राजीव तिवारी की, दिल्ली में कहां से आखिरकार ऑक्सीजन आती है, अभी किन राज्यों से इजाजत मिली है? क्योंकि जब बयान सामने आते हैं कि दिल्ली के ऑक्सीजन को रोका जा रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हैं, वो कहते हैं कि राजनीति हो रही है, हम पूरी ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। अगर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री से बात की जाती है, वो भी यही कहते हैं कि हमारा पानीपत प्लांट का जो भी ऑक्सीजन आ रहा है उसका 40% हिस्सा दिल्ली को दिया जा रहा है। तो आखिरकार कहां से आ रही है और कहां पर रुकावटें आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर हरियाणा से भी भेजी जा रही है, पानीपत से भी भेजी जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी भेजी जा रही है और राज्यों से भी भेजी जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से कैसे ऑक्सीजन की कमी की, तो वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जरूर मिल रही है और कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर कालाबाजारी भी की जा रही है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है वो कहीं पर्याप्त मात्रा के अंदर मरीजों तक नहीं मिल पा रही है। और प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है और मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर की, दिल्ली की सरकार जरूर कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है और केंद्र सरकार के गुहार लगाने के साथ साथ ऑक्सीजन की खपत को बढ़ाने की कहा जा रहा है, मगर जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन मांगी जा रही है और ऑक्सीजन बढ़ाई भी जा रही है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की मात्रा को जो बढ़ा भी दिया है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति की जा रही है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डाल देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के ऊपर डाल देती है, मगर कहीं ना कहीं जो मरीज है वो परेशान होता नजर आ रहा है, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या फिर कोरोना की वजह से जो इलाज करा रहे हैं वेंटिलेटर पे है, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा सामने नजर आ रही है। जी राजीव, आप अपनी जान पर खेलकर लगातार मैदान में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, आखिरकार किस तरह के लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी को लेकर क्या क्या वो कह रहे हैं और किस तरीके से उनकी मदद हो रही है और क्या राज्य सरकार उनकी मदद कर पा रही है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें तमाम अस्पतालों की, तो अस्पतालों के अंदर एक यही कहा जा रहा है कि डॉक्टर जो भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्या चाहे वो एलएनजेपी की बात करें, आरएमएल की बात करें या फिर सर गंगाराम की बात करें, तो यही कहा जा रहा है कि बेडों की कमी है जी, ऑक्सीजन। मगर जब चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है, तो कहीं ना कहीं अस्पताल कहता है कि हमारे पास प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन है, बेड है, वो सारी सुविधाएं हैं। यही चीज हम राज्य सरकारों से बात करते हैं, आम आदमी पार्टी से भी बात करिए तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास सुविधाएं हैं, निरंतर हम बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाई जा रही है, केंद्र सरकार से गुहार भी लगाई जा रही है, मगर कहीं ना कहीं धरातल पर मरीजों को फायदा नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए आज सर गंगाराम के अंदर भी 25 लोगों की मौत हुई है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार भी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, रोजाना संक्रमण के नए मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं बीते रोज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं बीते हफ्ते के शुक्रवार की अगर बात करें तो 27,426 संक्रमण के नए मरीज सामने आए। तकरीबन इन 6 दिनों में लगभग 7,000 पॉजिटिव नए केस सामने आए हैं। यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि संक्रमण की रफ्तार की तेजी के साथ में बढ़ रही है। इन आंकड़ों के विश्लेषण करें तो 19 से 20% की दर से कोरोना संक्रमण के मामले अब बढ़ने लगे हैं। इससे पहले 10 से 12% तक होती थी। राज्य में पंचायत चुनाव के बाद संक्रमण तेजी से फैला है। 19 अप्रैल को राज्य में दूसरे चरण का मतदान हुआ था। उसके बाद मामले 28 से 30,000 पार कर गए, जबकि पंचायत चुनाव में अभी 2 चरण बाकी हैं। इन 2 चरणों के चुनाव के बाद हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। हालांकि स्थिति नाजुक देखते हुए राज्य की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है। राज्य में पहले से ज्यादा सख्ती कर दी गई है, फिर भी कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में लगातार सरकार की परेशानी भी बढ़ती जा रही है और साथ में ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की किल्लत बढ़ रही है, ऐसे में उन तमाम अस्पतालों के मालिकों की भी किल्लत बढ़ रही है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर बीमारी का, हर मर्ज का इलाज हमारे यहाँ होता है। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं जो महामारी फैली हुई है, लगभग 99% मरीज इसी बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे पास जो भी मरीज आ रहा है, हम पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले हम उनकी इमरजेंसी ट्रीट कर सकें। मरीज क्योंकि काफ़ी तेज़ बुखार लेके और सांस फूलता हुआ लेके आ रहा है, तो उसको इमरजेंसी में सबसे पहले उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमारा अथक प्रयास है कि हम उसको संभवतः पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। इस समय जितने मरीज आ रहे हैं उससे ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट पड़ रही है। हमारे पास बेड्स की व्यवस्थाओं की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारी एक टीम इस तरह से भी लगी हुई है कि हम उन लोगों का इलाज ओपीडी बेसिस पे कर सकें, उनको सिखा सकें कि जब तक उनको कहीं किसी भी अस्पताल में बेड या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके तो कम से कम उनका इलाज सुचारू रूप से उनके घर पे चल सके। और 3 बजे 3 खबर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।